एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल एट अलाइंस आईएएस एकेडमी, जहाँ पे हम 2021 के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू कवर करते हैं। तो आज हम अपने डे 10 के सेशन में आ चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने में। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट। आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, इक्वलाइजेशन लेवाई इज अ डायरेक्ट टैक्स विच इज withheld at the time of payment by the service recipient. Second statement, the compliance of the levy hasn't been to the non-resident service provider. आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट आजकल फिर से न्यूज़ में आया था, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का। सो उसको ही आगे रिलेट करते हुए ये क्वेश्चन फिर इसमें बना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका ए ओनली, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है। तो यहाँ पे जो आपका इक्वलाइजेशन लेवाई टैक्स है, ये आपका नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी शिफ्ट होता है। इट मीन्स उन पर भी ये अप्लाई होता है। अब अगर मैं इस टैक्स की बात करूँ तो इससे पहले कि ये कितने कंपनीज पे होता है, तो बेसिकली ये एक तरीके का, जैसे कि हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा, तो एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स होता है। ओके और एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय द सर्विस रेसिपिएंट, तो ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। ओके तो जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उसके थ्रू ये लगता है, और ये ऐसे ही किसी पे नहीं लगता है। यहाँ पे आपका क्राइटेरिया भी दे रखा है कि उन कंपनीज पे लगेगा जिनका टर्नओवर या सेल्स आपकी 2 करोड़ से ऊपर होगी, जो प्रीवियस ईयर चला गया है उसमें। तो इसी टैक्स में अगर हम आगे बात करें तो जैसा कि अब ये इस टैक्स का स्कोप जो उन्होंने बढ़ा दिया है, तो अब जाके ये उन पर भी लगेगा, उन सर्विस प्रोवाइडर्स पर भी लगेगा जो कि इंडियन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका एक्सटेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब ये इन लोगों पर भी लगेगा, उन कंपनीज़ पे भी लगेगा जो आपके इंडियन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का यूज़ करेंगे। सो इसीलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इक्वलाइजेशन लेवाई आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी। तो इसी में अगर हम आगे बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करती हैं, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ये आपका जो डिजिटल आपका प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, तो उसका जो आपका एरिया है वो बहुत बढ़ चुका है। तो इस वजह से अब कंट्रीज़ ने इस पर अपने लेवल पे टैक्स लगाने स्टार्ट करे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका गाफा टैक्स हो गया। तो गाफा स्टैंड्स फॉर गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़ॉन। तो ये एक टैक्स है जो आपका फ्रांस ने लगाया था। ओके क्योंकि ये कंपनीज़ वहाँ पे टर्नओवर काफ़ी अच्छा था इन लोगों का, और परफॉर्मेंस काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छी है, इसलिए फ्रांस ने अपने लेवल पे इन कंपनीज़ पे इस तरीके का टैक्स लगाया। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे कि OECD ने भी एक एक्शन प्लान निकाला है, ताकि जो डिजिटल इकोनॉमी को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उसको देखने के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया भी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ काफ़ी ज़्यादा टिल्ट होता दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा हम उसकी तरफ एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं, तो फिर हमारे लिए भी ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक होता है वो होता है आपका बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो इसके बाद हम इसको कल के सेशन में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी से रिलेटेड, क्योंकि अगर आपने न्यूज़ कवर करी होगी तो आप कल के या परसों के आर्टिकल में ही आपका सेबी से रिलेटेड बातें करी गई हैं। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट है, इंडियन पार्लियामेंट पास द सेबी एक्ट 1992 विच मेड सेबी अ स्टैट्यूटरी बॉडी। दूसरा स्टेटमेंट है, टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स एंड ऑल्सो टू गारंटी द सिक्योरिटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। तो देखते हैं यहाँ पे आपका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका बोथ, विच मीन्स आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। सेबी आपका 19 बना आपके 1998 में था, सॉरी
बना आपका 1988 में था, लेकिन ये आपका स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको बाद में मिलता है। अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ से थोड़ा हट के बताऊँ, तो अगर आप लोगों ने एक जो सीरीज़ आई थी हर्षद मेहता वाली, तो अगर आपने उसमें चेक किया होगा तो उसमें भी ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि सेबी को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं होता है, तो इस वजह से वो अर्ली इंटरवेंशन नहीं कर पाती इस केस में। तो बाद में 1992 में जब सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलता है, तो वहाँ पे फिर उसका इंटरवेंशन इसमें दिखता है। तो इस तरीके से सेबी आपका ये सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करती है आपकी इंडिया में। बेसिकली 3 तरीके की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे सेबी काम करती है, इशूअर, इन्वेस्टर, इंटरमीडिएटरीज़, इन सबको। आगे अगर हम सेबी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें, तो ये आपका स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, ये आपके स्टॉक होल्डर्स के राइट्स को सेफगार्ड करती है, और इस तरीके से ये एडमिनिस्टर करती है, गाइडलाइंस डेवलप करती है इंटरमीडिएटरीज़ के लिए। तो काफ़ी बड़ा स्कोप है सेबी का, और जब इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल चुका है उसके बाद तो काफ़ी पावरफुल भी हो चुकी है। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये एक्टिवली अपना काम करती है। तो इसके साथ ही अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें, तो ये सिक्योरिटी मार्केट को मैनेज करेगी, आपके ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स को देखेगी, ताकि कोई माल प्रैक्टिस वहाँ पे ना हो रही हो, ओके, और आपके जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनको कंट्रोल करती है, ताकि वो किसी भी तरीके से मार्केट को इन्फ्लुएंस अपने गलत इंटेंशन से इन्फ्लुएंस ना करें, क्योंकि ये जो मार्केट होता है आपका, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, और थोड़ा सा भी इसमें अगर मिस इन्फॉर्मेशन आ जाए या कुछ भी चीज़ हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसलिए यहाँ पे इसको मॉनिटर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन स्लैश पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। तो आपको यहाँ पे इलेक्शन कब बताना है कि कौन सा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन फिर से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ओके। तो इस वजह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसका स्टैटिक पोर्शन, की इलेक्शन कमीशन की पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका कैंसिलिंग पोल्स इन केस ऑफ बूथ कैप्चरिंग, रीजिंग, वायलेंस एंड अदर इरेगुलरिटीज़। दूसरा ऑप्शन है रिक्वेस्टिंग द गवर्नर और प्रेसिडेंट फॉर रिक्वेस्टिंग the staff required for conducting elections. Third option, advising the governor on the matters concerning disqualification of MLAs, या फिर none of the above। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका नन ऑफ दी अबव, विच मीन्स आपके सारे ही स्टेटमेंट्स आपके इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस के अंदर आते हैं। इसके पहले की भी हमने जो एमसीक्यू की सेशंस करे थे, उसमें ही हमने आई गेस फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सेशन में ही हमने इलेक्शन कमीशन को बहुत ब्रॉडली डिस्कस करा था। तो मैं चाहती हूँ अगर आप लोगों ने वैसे भी इलेक्शन कमीशन कवर किया होगा, तो अगर आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, पूछना भी नहीं चाहिए था, पर स्टिल चल एक बार के लिए मैं आपको देना चाहती हूँ, आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है। ऑलरेडी जो पॉलिटी के लेक्चर्स चल रहे हैं वहाँ पे ये डिस्कस हो जाएगा। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड उनकी पावर, डायरेक्शन, सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। अब याद रखिएगा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आपका लोकल गवर्नमेंट जो होती है, आपका म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन नहीं कराती है, उसके लिए आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है। जो इलेक्शन कमीशन आपकी मेन बॉडी है नेशनल लेवल वाली, वो इनके इलेक्शन नहीं कराती है। तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, अब अगर हम इसमें फंक्शंस की बात करें, तो जैसे इसमें आपका पहला था कि कैंसलिंग पोल्स इन केस ऑफ बूथ कैप्चरिंग, तो यस, इलेक्शन कमीशन को इसको पूरी पावर दी गई है कि वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, वो गवर्नर या प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब उनको स्टाफ चाहिए हो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। तो आप देखते होंगे कि जब किसी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो उस स्टेट से रिलेटेड स्टाफ उसमें यूज़ करा जाता है, तो एम्प्लॉयज़ को यूज़ किया जाता है। तो ये इलेक्शन कमीशन की पावर्स के अंदर बिल्कुल आता है। तीसरा, एडवाइसिंग द गवर्नर ऑन द मैटर्स कंसर्निंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपके स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस भी करवाते हैं, तो उनके पास पूरी पावर है कि वो अगर गवर्नर उनसे एडवाइस मांगता है डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर पर, तो वहाँ पर वो गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताना है कि
जब आपका यहाँ पे तो आपके एमएलए की बात हुई, लेकिन जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन होता है तो वो कौन उसको एड्रेस करता है, कौन उस पर डिसीजन लेता है डिस्क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, आपका एक्ट के थ्रू अलग बातें करी गई हैं। तो आप ये बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपका वो क्वेश्चन किसके पास जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपका इलेक्शन कमीशन एडवाइस करता है। तो ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री कमिटीज़। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द आर्टिकल 105 एंड 118। दूसरा स्टेटमेंट है, इन इंडिपेंडेंट इंडिया द फर्स्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन अप्रैल 1950। तो यहाँ पे अब आपको कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 105 क्या है, आर्टिकल 118 क्या है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आर्टिकल 105 आपका प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स के बारे में बात करता है। 118 जो है आपका, इट टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली यहाँ से अथॉरिटी ड्रॉ करती हैं। और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही था, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली पब्लिक अकाउंट कमेटी जो थी वो आपकी अप्रैल 1950 में बनी थी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की, तो ये एक तरीके से एक्सपर्ट व्यूज़ प्रोवाइड करने के लिए आपकी बनाई जाती हैं। ओके, एक्सपर्ट व्यूज़ को भी अगर हम थोड़ा कम सोचें, ये एक तरीके से आपका बिहाइंड द डोर डिस्कशंस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो मेंबर्स हैं वो बिना किसी आपके प्रेशर के अपने व्यूज़ को क्लियरली रख सकें और एक किसी भी बिल पर या किसी भी टॉपिक पर या किसी इश्यू पर एक फेयर डिस्कशन हो सके। इसीलिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का कॉन्सेप्ट आपका रखा जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आपकी जैसे फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं, आपकी स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, एड हॉक कमिटीज़ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल कमिटीज़ में आ जाता है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपका फाइनेंशियल कमिटीज़ के अंदर होगा। स्टैंडिंग कमेटीज़ में आ जाती हैं आपकी फॉर एग्जांपल रेलवे, हेल्थ, फिर आपकी एड हॉक कमेटीज़ आ जाती हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ आ जाती हैं। तो इस तरीके से आपका पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होता है। तो ये आपका टॉपिक जो है ये भी आपका करंट अफेयर्स में था, इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो डिस्कस द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। So, expenditure incurred by the union government for the purpose other than for the creation of physical or financial asset called capital expenditure. Spending incurred by the government which regulates the formation of physical or financial possession of the union government or decrease in financial liabilities of the union government called the revenue expenditure. A only, B only, both या none। जैसे कि मैंने डिस्कस करा था कि मैं ट्राई करूँगी कि हम बजट के कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करें, इकोनॉमिक सर्विस के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करें। तो उसी के साथ ही आपका ये बजट से रिलेटेड आपका ये वाला क्वेश्चन बनता है। स्टैटिक पोर्शन अगर मैं बात करूँ तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका नन, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अब देखते हैं आपका दोनों स्टेटमेंट गलत क्यों है। क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट बोला गया था यहाँ पे इन्होंने कहा था कि आपका जितना भी एक्सपेंडिचर यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, लेकिन उस एक्सपेंडिचर से आपका कोई फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट नहीं बन रहा है, नहीं बनता। उसके अलावा जितना भी एक्सपेंडिचर है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो ये आपका गलत है। एक्चुअली बेसिकली ये दोनों इंटरचेंज हो रखे हैं ऊपर नीचे। ऊपर वाला आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नीचे वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अब अगर हम इन्हें दोबारा से ध्यान से पढ़ें तो अब अगर हम इसमें बात करें तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे जो भी अगर क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट या फाइनेंशियल एसेट जहाँ पे नहीं होगा, वो जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो आपका आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जहाँ पे ये नहीं होगा। आपका हो गया, आपके इंटरेस्ट पेमेंट हो गए, आपके ग्रांट्स हो गई,
आपके जो फंक्शनिंग होते हैं ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, उनको चलाने के लिए जितने भी आपके एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो इसीलिए वो आपका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, फिजिकल एसेट नहीं हो रहा है, किस तरीके का एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो ऐसी चीज़ है जो देनी है, उसके बाद उसका कुछ आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट वापस गवर्नमेंट के पास नहीं मिलेगा, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली ये वो एक्सपेंडिचर होता है जहाँ पे आपका फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होता है और आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, कोई रोड, आप एक एग्जांपल लेके देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक रोड डेवलप की है, हाईवे डेवलप किया है, तो अब जब वो हाईवे डेवलप होगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ईज़ हो जाएगा। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में ईज़ होगा तो इकोनॉमी में टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो इकोनॉमी में जो एडिशन है वो ज़्यादा होगा उन गुड्स का, उन गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन से जो मनी है उसका रेगुलेशन अच्छे से होगा, नॉट मनी का रेगुलेशन, लाइक सर्कुलेशन इकोनॉमी का अच्छे से चलेगा, फिर वो पूरी साइकिल आपकी चलेगी, लाइक आपका जॉब क्रिएशन होगा, आपका हेल्थ पे असर पड़ेगा, फिर आपका पूरा वो साइकिल अच्छे से चलती है जो आपकी इकोनॉमी की साइकिल होती है, क्योंकि यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। तो जो इस तरीके का एक्सपेंडिचर होता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। तो अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर्स या प्रीवियस सेशन अटेंड किए हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि हमने इससे पहले रिसिप्ट्स डिस्कस की थी कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमने पढ़ लिया, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं। आई गेस आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मे बी औरों का भी हो जाए, तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं। एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस कर लिए, क्योंकि ये वहाँ पे आपका फिर वही बात होती है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं या घट रही हैं, कहाँ पे लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, कहाँ पे एसेट क्रिएशन हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार इसका आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने एक छोटा सा दे रखा है ब्रीफ करके कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होगा यहाँ पे ना तो आपका एसेट क्रिएशन होगा ना तो आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका या तो एसेट बनेगा या तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल है, अगर हम किसी को उसकी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, ओके, ना ही हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। दूसरा, अभी उसी की जगह पे अगर हम कोई आपका ब्रिज बना रहे हैं या रोड बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपका एसेट क्रिएशन हो रहा है और लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है गवर्नमेंट की। दूसरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका रेगुलर है, रिकरिंग है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका इरेगुलर होता है, नॉन रिकरिंग होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका एग्जांपल है आपकी पेमेंट ऑफ सैलरीज, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका रीपेमेंट ऑफ लोग, परचेज ऑफ मशीनरीज आप लगा लीजिए, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर से याद रख सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज द इंटरनेशनल ट्रीटी कंसर्न्स द मूवमेंट ऑफ living modified organisms resulting from modern technology from one nation to another. It does cover pharmaceutical for human addressed by other international agreement and organization or product derived from living modified organisms. आपको करेक्ट बताना है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिए, देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर है आपका ए ओनली। तो क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं जो भी आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स से बनते हैं, तो उनको यहाँ पे ये कवर नहीं करता है। जैसे आपका कोई कुकिंग ऑयल बन रहा है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी क्रॉप से, तो वहाँ पे आप इसको कवर नहीं करते हैं। इसके साथ ही हम इसके अगर हम बात करें कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में, तो ये इसने इसका ओवर भी दे रखा है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं एक बार। सो बेसिकली अभी 2020 में इसको इसकी कुछ एनिवर्सरी कंप्लीट हुई थी, ओके। और सियरा लियोना जो लेटेस्ट कंट्री बनी है जिसने कार्टेजिना प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया था,
ओके, कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है जो कि आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के उसमें भी आता है। इसके अंदर इन्होंने लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को भी डिफ़ाइन किया है। बेसिकली ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपका जिनका जेनेटिक मटेरियल आपका सिक्योर किया जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। तो फिर इसके बाद इसमें इनसे रिलेटेड जो आपका मूवमेंट होता है, इनकी इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज होता है कंट्रीज़ के बीच में, इसको रेगुलेट आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर किया जाता है। 2000 में आपका अडॉप्ट हुआ था, 2003 में फोर्स में आया था। बाकी आप इसमें इसकी डिटेल्स और पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट पायरासॉल इज रिलेटेड टू, तो आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट डिस्पोजल, लैंड डिग्रेडेशन, वेटलैंड, नन ऑफ द अबव। देखते हैं इसका आंसर क्या है। करंट अफेयर्स में आपने कवर करे होंगे। इसका आंसर है ए, विच मीन्स वेस्ट डिस्पोजल, क्योंकि ये स्मार्ट सिटीज़ से रिलेटेड आपका एक प्रोजेक्ट आपका इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पे आपका जो अर्बन वेस्ट है उसको किस तरीके से डिस्पोज करेंगे, ट्रीट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसकी बात इसमें करी गई है। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पहला है आपका चाइना, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया। आपके ऑप्शंस हैं ACDB, ADCB या फिर ABCD। क्योंकि चाइना आपका न्यूज़ में रहता है, साउथ चाइना और जो है वो वाला एरिया आपका न्यूज़ में रहता है, तो देख इसीलिए ये क्वेश्चन मैप बेस। इसका आंसर है ए, विच मीन्स पहले आता है आपका चाइना, फिर आता है आपका फिलीपींस, फिर आता है कंबोडिया एंड देन इज़ मलेशिया। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कई सारी चीज़ें आपके लिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये है आपका चाइना, ये फिलीपींस हो गया, ये कंबोडिया हो गया और ये आपका मलेशिया हो गया। क्योंकि इन्होंने नॉर्थ से साउथ पूछा था तो हमने इस तरीके से किया। अब यहाँ पे आप और चीज़ें भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पार्टली आइलैंड हो गया, ओके, आपका जॉनसन साउथ रीफ हो गया। फिर यहाँ पे आपका एक तो यहाँ पे यहाँ पे एक लाइन होती है जिसे 9 डैश लाइन करके भी आपका वो किया जाता है, ओके। तो ये रफली बनाया है मैंने, पर इस तरीके से एक 9 भी होती है जिसको चाइना क्लेम करता है कि जितना भी इसके अंदर होगा वो चाइना के अंडर आता है। फिर एक यहाँ पे वुडी आइलैंड हो गया। तो इस तरीके से आपका ये जितने भी आइलैंड्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि साउथ चाइना सी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसके साथ ही आपको यहाँ पे थाईलैंड भी देखना है, वियतनाम भी देखना है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आपका 9th क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड कि इसे कौन रिलीज़ करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी विपो, सी वर्ल्ड बैंक या डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखते हैं इसका आंसर क्या है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा शायद। तो इसका आंसर है आपका विपो, क्योंकि इसे आपका विपो, इंसीड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी मिलके बनाते हैं। इंडिया की जो 2020 का जो इंडेक्स था उसमें इंडिया की पोजीशन 48 थी, ओके, और हमारी पोजीशन इसमें इम्प्रूव हुई है। पहले हम 52 में थे। इसके साथ ही इंडिया यहाँ पे आपका लीडिंग इनोवेशन अचीवर में से एक दिख रहा है आपको इसमें, सेंट्रल और साउथ सदर्न एशियन रीजन में। तो ये जो डेटा होता है ये आपका मेंस के आंसर राइटिंग में काम आता है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भी ये सिर्फ ओनली मिडिल इनकम कंट्री थी जो इसमें यहाँ पे टॉप 30 में दिखी थी। 14th पोजीशन थी चाइना की। और अगर बाकी इसकी डिटेल्स में इसमें 131 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है, 80 इंडिकेटर्स हैं। तो इसके साथ ही हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पब्लिक अकाउंट कमिटीज़ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1921 आफ्टर इट्स फर्स्ट मेंशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कमिटीज़ हैज़ 22 मेंबर्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ए ओनली, पी ओनली, बोथ या नन। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी ओनली, विच मीन्स आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो देखते हैं इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि इसमें आपके मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी, जैसे मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कि ये आपकी फाइनेंस से रिलेटेड कमेटी होती है और ये एग्जामिन करती है जो कि आपकी रिपोर्ट, जो आपका कैग विच मीन्स आपका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो आपका रिपोर्ट प्रेजेंट करता है उसको एग्जामिन करती है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कैग का कौन सा आर्टिकल होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कमेंट सेक्शन, वीडियो को पॉज करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर को आपका एग्जामिन करती है। अगर आपको इसमें पता है ना कि पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या काम करती है, तो दूसरा स्टेटमेंट आप अपने लॉजिक से भी सही कर सकते थे कि ये गलत है, क्योंकि अगर
जो कमेटी है वो ये काम करती है, जो एक्सपेंडिचर चेक कर रही है, तो ऑब्वियसली वो मिनिस्टर मतलब जो ऑलरेडी आपके गवर्नमेंट में हैं लोग, उनको इसमें मेंबर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बायसनेस आ जाती है फिर, है ना, और फेयर जो रिपोर्ट होगी वो नहीं दिखेगी। तो कमेटी का सोल पर्पस आपका जो करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, उसको देखना है, तो आपका ऑब्वियसली मिनिस्टर इसमें नहीं हो सकते हैं। 22 मेंबर इसमें होते हैं, हर साल बनती है ये। मिनिस्टर इसमें अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। जो इसमें इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के थ्रू होता है। चेयरमैन स्पीकर अपॉइंट करता है, और 1967 से इनवेरिएबली अपोजिशन पार्टी से इसमें चेयरमैन रखने का वो रखा गया। तो इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन के एंड पे पहुंच चुके हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया हो, और इसी तरीके से आप कंटिन्यूटी में अगर बने रहें, तो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसे रिवीजन के थ्रू करते रहें। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू, सी यू लेटर।